है। तो देखिए अब जैसे हैं इसी में लिमिट x अप्रोचेज 0, आपको कह दे x और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। देखिए कि फॉर्म सबका एक ही था, है ना, फॉर्म सबका एक ही था लेकिन वैल्यू अलग अलग आई, है ना, वैल्यू सबकी अलग अलग है। तो यही इसीलिए इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का मतलब यही है कि फॉर्म तो यही है, सिर्फ बता दें कि 0/0 है तो उससे आप वैल्यू नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। इट कैन बी फाइनाइट नॉन जीरो, है ना, इट कैन बी 0 और इट कैन बी इंफिनिटी, और लिमिट x अप्रोचेज 0 x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए। लिमिट x अप्रोचेज 0 x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू, क्योंकि x 0 के करीब में है, 0 नहीं है, प्यार से आप कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे, है ना। तो लिमिट x इन्फिनिटी, क्या बोलेंगे? इंफिनिटी। इंफिनिटी। और कोई जवाब? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए कितनी बारीकी से देखना है ना। तो ऐसे ही गलती मैं करवा दूंगा, है ना, जैसे बचपन में खेलते थे, कौवा उड़ तोता उड़, बीच में टेबल उड़, टेबल भी उड़ जाता है। ये 1/x स्क्वायर को मैंने इन्फिनिटी कहा है ना, आप भी कहेंगे क्यों? तो x 0 को चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करे या राइट साइड से अप्रोच करे, मतलब x नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि 0 तो बाउंड्री है ना, तो एक तरफ में नेगेटिव नंबर है, दूसरे तरफ में पॉजिटिव नंबर है, तो मैग्नीट्यूड बाई 0 के करीब का होगा, लेकिन ये नेगेटिव भी तो हो सकता है। लेकिन x स्क्वायर था तो इसीलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए इन्फिनिटी हो गई। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ फर्क पड़ेगा, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या कहेंगे? x अप्रोचेज 0 माइनस, मतलब x इज जस्ट लेस देन 0, तो उस केस में 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। लेकिन जब राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे तो क्या कहेंगे? लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, मतलब x इज जस्ट मोर देन 0, and in that case limiting value of 1/x will be plus infinity. So therefore limit does not exist, left hand limit is not equal to right hand limit. दोनों बराबर तो होना चाहिए ना, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए फॉर्म सबका एक ही है, अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0, जितना भी फंक्शन मैंने डील किया अभी आपके नजर के सामने, लेकिन इतने तरह की वैल्यू है, इसीलिए इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब वक्त ही बताएगा कि ऐसे रेशियो की वैल्यू क्या होगी नहीं होगी। सिर्फ ये बताने से कि अप्रोचिंग 0 है और अप्रोचिंग 0 है तो बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप नहीं, मुंह ही नहीं खोलेंगे। रीजन कितने तरह का सिचुएशन आ सकता है, लेकिन यहीं पर आपको कह दिया 1 और अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0, बिल्कुल मुंह खोलेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? या तो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, अभी हमने देखा है, ये डिटर्मिनेट है, ठीक है। 1 और अपॉन पक्का 0, नॉट डिफाइंड, ठीक है, सब डिटर्मिनेट है, ठीक है। 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर इज 0, ठीक है, ये सब डिटर्मिनेट है, समझ गए। तो जिसकी वैल्यू आप खुल के शेयर कर सकते हैं, विथ लॉजिक बता सकते हैं, वो डिटर्मिनेट है। लेकिन ये ऐसा एम्बिगुअस फॉर्म था जिसकी वैल्यू बारीकी से जो सोचता है उसको लगेगा कि ये तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो जल्दीबाजी में रहेगा तो 1 भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, जो एग्जाम्पल मुंह में आ गया वही कह देगा। इसीलिए ऐसे फॉर्म को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, समझ गए? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का मतलब समझ गए? एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म उसको कहते हैं, अभी एक फॉर्म मैंने लिखा है, फॉर्म्स बाद में बताऊंगा, लेकिन बेसिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म यही है, जो भी फॉर्म अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0 में चेंज होने वाला होगा बाई डायरेक्ट या डायरेक्टली या बाई यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्यों कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म? तो उसके पीछे रीजन आपके सामने लिखा हुआ है कि x जब अप्रोचिंग 0 है
एक्स स्क्वायर भी अप्रोचिंग जीरो होगा, है ना। अप्रोचिंग जीरो नंबर में अप्रोचिंग जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर, उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और अप्रोचिंग जीरो हो जाएगी, है ना। कि फ्रैक्शनल नंबर का पावर बढ़ाने के साथ उसकी वैल्यू और कम होती जाती है और वो जीरो के करीब में होते जाएगा। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर विल अप्रोच जीरो, एक्स क्यू विल अप्रोच जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो अप्रोचिंग जीरो नंबर के का सम भी अप्रोचिंग जीरो ही होगा, दो अप्रोचिंग नंबर जीरो नंबर का डिफरेंस भी अप्रोचिंग जीरो होगा, है ना। अप्रोचिंग जीरो नंबर में किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें that will approach zero. X was approaching zero, so 2x will also approach zero. Even 20x will also approach zero, है ना। तो ये नहीं कहना कि 20 टाइम्स हो गया, इवन 2 मिलियन टाइम्स ऑफ x will also approach zero because x is approaching zero. समझ गए। अप्रोचिंग जीरो में किसी भी फाइनाइट नंबर से, किसी भी फाइनाइट नंबर वो है जिसको आपने लिख दिया वो फाइनाइट है, चाहे आपकी नजर में बहुत बड़ा हो लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है कि सबको एक्सीड कर जाए, जैसे इंफिनिटी को एक्सीड कर जाए, उसको इंफिनिटी ही कहते हैं, देखने में बहुत बड़ा लगेगा। तो एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि 999 पूरी दुनिया में लिख दूं, ऐसा नंबर इंफिनिटी है, लेकिन वो भी इंफिनिटी नहीं, वो भी फाइनाइट है, ठीक है। इसलिए कि 9 लिखने के लिए दूसरी दुनिया भी बसाई जा सकती है, फिर दूसरी दुनिया बढ़ गई, तीसरी दुनिया बसाई जा सकती है, ऐसा नंबर इंफिनिटी है जिसके बारे में सिर्फ सोच करके भी आप सिहर जाएंगे कि कैसा नंबर होता होगा। तो जो भी आपने लिख दिया वो फाइनाइट, ठीक है। और उससे भी बड़ा जो नंबर है, जो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, उस नंबर को इंफिनिटी है, ठीक है। तो अप्रोचिंग जीरो नंबर को किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल अप्रोच जीरो। क्यों? तो इसका भी मतलब बताया था कि जीरो के करीब में कौन सा नंबर है वो जीरो को भी नहीं पता है, तो हम तो अंदाजी कर सकते हैं, है ना। ऐसा नंबर हमने लिखा 1 पॉइंट पूरी दुनिया में 9, ये 1 के करीब में है, लेकिन ये भी 1 का 2 के करीब में है, लेकिन ये भी 2 का जस्ट पड़ोसी नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद दूसरी दुनिया में जाकर के भी 9 लिखा जा सकता है, ये और 2 के करीब में आ जाए, तो ऐसा नंबर 2 के करीब में। इसी तरह से 0 के करीब में भी इसी तरह का नंबर होगा जिसके बारे में बस आप सोच मात्र सकते हैं, है ना, इतना छोटा नंबर है। तो ऐसे नंबर को किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें, पता भी नहीं चलेगा मल्टीप्लाई हुआ है, समझ गए। तो इसी में से किसी दो का रेशियो लेकर के कह सकता है कि ये 0/0 फॉर्म है। तो पहला लिया 20x/x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई, लगभग वैल्यू आ गई 20। क्यों? x इज अप्रोचिंग 0, x इज नॉट 0, तो इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया, तो 20 आ गया रेशियो। दूसरे में x = 0 आ गया। तीसरे में 1/x² था, x/x³ में x कैंसिल होने के बाद इंफिनिटी आ गई वैल्यू। लेकिन जब चौथे में x/x² किया, ये 1/x आ गया। 1/x, x अप्रोचेज 0, कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ लिमिटिंग वैल्यू। कि आप 0 को किधर से अप्रोच करता है ये पूछना होगा, नेगेटिव साइड से कि पॉजिटिव साइड से। नेगेटिव साइड से 0 के अप्रोच करेगा तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू आएगी। x जब जस्ट लेस देन 0 होगा तो लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। तो 1/some number approaching 0 from left side will approach -infinity। दूसरा राइट साइड से अप्रोच करे तो +infinity। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट। समझ गए। तो इतने तरह की वैल्यू इसकी आ सकती है, फॉर्म एक ही है, वैल्यू 1 एक है, इसीलिए इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब समझ गए इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसको क्यों कहते हैं? जी सर। ठीक है, मतलब उसको फॉर्म को देख करके नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। कुछ फॉर्म मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, इसको देख करके ही आप बता सकते हैं क्या होगा। जैसे 1/approaching 0 है, आप पलक झपकते बताएंगे या तो इंफिनिटी या -infinity। जो मैंने अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लिख करके लिखा है, देखिए बता दिया। 1/approaching 0 किधर से अप्रोचिंग 0, नेगेटिव साइड से कहा तो -infinity लेफ्ट हैंड लिमिट में, पॉजिटिव साइड से कहा राइट हैंड लिमिट निकालते समय तो +infinity छाप दिया। ये तो डिटर्मिनेट है। 1/exactly 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। फिर 0/any नॉन जीरो नंबर, बेशक वो कहे अप्रोचिंग 0 ही क्यों नहीं, ठीक है, अप्रोचिंग 0 भी कहा तो 0 नहीं है, पहले ही मैंने लिख दिया है। जैसे ही कहता है अप्रोचिंग 0 तो दिमाग में पहले सिग्नल भेजना है कि दिस इज नॉट 0। तो 0/any नॉन जीरो नंबर, whether that number approaches 0 or approaches somewhere else, it is exactly 0, this is determined। और सर 0/0 बताइए, बोलिए। एनी नंबर अपॉन 0 बता दिया, ये एनी नंबर लिख लीजिए, नॉट डिफाइंड, एनी नंबर
उसमें जीरो भी आ गया। समझ गए कि अपॉन में पक्का जीरो दिखा तो नॉट डिफाइन। अब ऊपर जी नहीं सर। ताक झांक करना है, ऊपर में कुछ भी रहे सब चलेगा। ठीक है, इसमें कोई शक तो नहीं। नो सर। इसमें सब कुछ समझ गए जो मैंने लिखा है कि नॉट डिफाइंड क्या होगा, इन्फिनिटी क्या होगा, है ना, इसको इनडिटर्मिनेट क्यों कहते हैं, इन सारे सवाल का जवाब मिल गया। किसी को भी इनडिटर्मिनेट नहीं कह देंगे। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूं। दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय सीइंग द फॉर्म। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेट फॉर्म वो है जो लेफ्ट साइड में मैंने कोट किया है, एनी नंबर अपॉन जीरो, दिस इज डिटर्मिनेट, नॉट डिफाइंड, है ना। वन अपॉन सम नंबर, वन मतलब एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग जीरो विल अप्रोच इन्फिनिटी। वन मैंने इसलिए लिख दिया है कि मान लीजिए 5 होता तो अप्रोचिंग जीरो को 5 से डिवाइड कर दिए, नीचे उतार लीजिए, है ना। तो इसीलिए वन मैंने लिखा है, लेकिन वन का मतलब है एनी नॉन जीरो नंबर दैट रिप्रेजेंट्स एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो एनी नॉन जीरो नंबर अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग जीरो विल आइदर अप्रोच प्लस इन्फिनिटी और माइनस। ठीक है, जीरो अपॉन any non-zero number, whether that non-zero number approaches zero or approaches somewhere else, that has to be zero, पक्का जीरो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी सर। ठीक है ना, सीखने के लिए बहुत चीज है, लेकिन सीधा मैकेनिकली क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और सीखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और हमेशा पूछा जो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल डेटा पर नहीं। डेटा तो चेंज दिखेगा आपको, अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो आप जिद पकड़ के उसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे, और कहेंगे कि हाँ यही होगा, जो आप कहेंगे वही सही होगा। तो बेसिक इंडिटर्मिनेट फॉर्म ये 0/0 है, अप्रोचिंग 0/अप्रोचिंग, है ना, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, बेसिक है। अब दूसरा जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्यों है आप समझ सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 1/इन्फिनिटी बाई 1/इन्फिनिटी। तो इससे आप लिख सकते हैं अप्रोचिंग 0/अप्रोचिंग 0, लिखा सकता है। इसीलिए दूसरा इंडिटर्मिनेट फॉर्म ये भी है, क्यों, तो इसको भी अप्रोचिंग 0/अप्रोचिंग 0 में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अप्रोचिंग 0 इंटू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में मैं अप्रोचिंग नहीं लगा रहा हूं, क्यों, इन्फिनिटी लिमिटिंग वैल्यू होती है, अप्रोचिंग वैल्यू होती है। नो वन हैज सीन इन्फिनिटी, नो वन कैन अप्रोच एंड कैन अटेन द वैल्यू, नथिंग कैन अटेन द वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को अप्रोच ही किया जा सकता है, ये भी इंडिटर्मिनेट है। क्यों है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अप्रोचिंग 0 और इनटू 1/सम नंबर अप्रोचिंग 0, ये फाइनली हो जाएगा अप्रोचिंग 0 और अपॉन अप्रोचिंग 0। आ गया, ठीक है, इसमें कोई शक तो नहीं। नेक्स्ट देखिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो इंडिटर्मिनेट, ये नहीं कि 0 लिख देना है। तो फाइनाइट नंबर सेम है तब उसका डिफरेंस 0 होगा, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इंडिटर्मिनेट, इज इंडिटर्मिनेट। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इंडिटर्मिनेट। क्यों, तो देखिए इस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/सम नंबर अप्रोचिंग 0 माइनस, दूसरे को भी लिख दीजिए 1/सम नंबर अप्रोचिंग 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, अप्रोचिंग 0 ऐसे ही सॉल्व करते हैं आप, अप्रोचिंग 0 माइनस अप्रोचिंग 0 विल ऑलवेज अप्रोच 0। तो 0 के करीब के नंबर को आपस में सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, और 0 के करीब में पहुंच जाएगा। ये भी अप्रोचिंग 0/अप्रोचिंग 0 हो गया, इसीलिए ये फॉर्म भी इंडिटर्मिनेट। समझ गए। अब जरा देखिए, अब आगे अप्रोचिंग 0 रेज टू द पावर अप्रोचिंग 0, ये भी इंडिटर्मिनेट। क्यों है, तो से इसको y ले लीजिए, y ले लीजिए, तो इसका तो log y क्या हो जाएगा, log ऑफ अप्रोचिंग 0 रेज पर अप्रोचिंग 0। इसको आप लिख सकते हैं अप्रोचिंग 0 log ऑफ सम नंबर अप्रोचिंग 0।
दिखा सकते हैं? आप जरा देखिए, log x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है जब बेस मोर देन 1 हो, y इक्वल टू log x का ग्राफ ऐसा ही होता है, 1 पर इसकी वैल्यू 0 और 0 के करीब में इसकी वैल्यू क्या होती है, -∞ होता है। इसको आप लिख सकते हैं अप्रोचिंग 0 और 0 के करीब में इसकी वैल्यू हो गई -∞। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0 अगेन, क्योंकि इन्फिनिटी इज 1 अपॉन अप्रोचिंग 0, साइन चाहे जो भी होगा रहेगा अपना माइनस प्लस, लेकिन फॉर्म इसका है अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0। तो ये भी रिड्यूस हो गया लॉग लेने के बाद अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0 में, इसीलिए इसको भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट, इन्फिनिटी रेज टू द पावर अप्रोचिंग 0, दिस इज आल्सो इंडिटरमिनेट। क्यों है? अब देखिए, फिर लॉग ले लीजिए, पावर वाला जैसे ही है तो नहीं कुछ आता है, कोई फॉर्मूला नहीं है आता हो आपको, आप ऐसे लॉग लेकर के सॉल्व करिए। ये सॉल्व करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ इनडायरेक्टली, जहां कहीं और कोई टूल टेक्निक नहीं होगा तो ऐसे ही जैसे ही फॉर्म डिटेक्ट हो गया तो और पावर वेरिएबल पावर में है तो आप टेक इट एज लॉग y एंड टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना। तब log y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो log y की वैल्यू आ गई 2 तो y की वैल्यू हो गई e रेज पर 2, log y की वैल्यू आ गई -1 तो y की वैल्यू आ गई e रेज पर -1। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, log इन्फिनिटी रेज टू द पावर अप्रोचिंग 0, जिसको आप लिख सकते हैं अप्रोचिंग 0 और इनटू log ऑफ इन्फिनिटी। अब देखिए, log ऑफ इनफाइनाइट नंबर इज इन्फिनिटी, होता ही है, log की वैल्यू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी को फिर 1/0 लिख सकते हैं आप, ये अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0 हो गया, इसीलिए इसको भी इंडिटरमिनेट कहते हैं। तो जो भी 0/0 फॉर्म में रिड्यूस होने वाला होगा, दे आर ऑल इंडिटरमिनेट, रेस्ट आर डिटरमिनेट। और लास्ट जो आपका है अप्रोचिंग 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि 7th इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन एक लिमिट का क्वेश्चन पूछता है तो इससे पूछता है, जिसको कि अंत में देखेंगे, अभी नहीं। एक पूछेगा तो इससे पूछेगा, कई होता है तब बाकी का भी कंट्रीब्यूशन, ये इतना इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ सबको मिला देता है ना। अंत में दिया हुआ है तो अंत में सबको मिला करके इस फॉर्म में लिमिट ले आए। तो log y इज log ऑफ सम नंबर अप्रोचिंग 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, आप इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी और इनटू log ऑफ सम नंबर अप्रोचिंग 1। अब बताइए, log 1 0 है तो 1 के करीब में log की वैल्यू क्या होगी, 0 के करीब में होगी, इसको आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी इनटू अप्रोचिंग 0, बिकॉज़ log 1 0, log ऑफ सम नंबर अप्रोचिंग 1 विल अप्रोच 0, फिर इसका फॉर्म वही आ गया 0/0। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि बेसिक इंडिटरमिनेट फॉर्म वही है 0/0, और जो भी फॉर्म 0/0 फॉर्म में चेंज होने वाला होगा, दे आर ऑल डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट, रेस्ट आर डिटरमिनेट। पता चलता हो तो ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, नहीं तो सिंप्लीफाई करते जाइए। किस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, तो 0/0 में रिड्यूस हो जाता है तो वो इनडिटरमिनेट है, नहीं है तो डिटरमिनेट। यही आपका 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 3 है पावर वाला और 4 है बिना पावर। ठीक है, समझ गए? मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंस है और डिवीजन, 4 इस फॉर्म में, 2 डिवीजन वाले में और 1 मल्टीप्लिकेशन और 1 सबट्रैक्ट करके है, और 3 जो है आपको पावर में, फिर 0 रेज पर 0, इन्फिनिटी रेज पर 0 और 1 रेज पर इन्फिनिटी। इसको समझ गए? देख के बताइए, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म यस सर, हो गया, और ये 7 Yes, ही sir. होता है ना। बाकी किसी में, किसी को भी इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो आपकी नजर बस इस 7 पर होनी चाहिए। नहीं भी पता चले तो तरीका मैंने बता दिया है, सब तरीका सिंप्लीफाई करते जाइए। 0/0 फॉर्म में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, पावर वाले में लॉग लेकर के सिंप्लीफाई करना है, बाकी में मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज करने की जरूरत होगी, रैशनलाइज कर लीजिए, है ना। तो 0/0 फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करिए। इन्फिनिटी जो अप्रोच करता है उसको 1/y ले लीजिए, जैसे मान लीजिए x अप्रोचेज इन्फिनिटी कहता है, नहीं समझ में आ रहा है तो टेक x एज 1/y, एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी y विल अप्रोच 0, इसमें कन्वर्ट हो गया। इस तरह का एजम्पशन कर सकते हैं।
समझ गए कि इनफाइनाइट लिमिट है, उसको जीरो में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि टारगेट हमारा है 0/0 फॉर्म में लाना। वो आ जाए तो इसका मतलब अब आप जो ऑपरेशन है वो सब कर सकते हैं जितना भी, और वो इनडिटर्मिनेट है ये भी कंफर्म हो गया, तब उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक, बढ़ा जाएगा अब देखिए। यस सर। है ना। अब जैसे बेसिक लिमिट है जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा, है ना, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू कहता है 1, या लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 tan थीटा अपॉन थीटा, क्योंकि इसका भी फॉर्म 0/0 है, दिस इज 1, क्योंकि एज थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा विल आल्सो अप्रोच 0 एंड tan थीटा विल आल्सो अप्रोच 0। 0 के करीब में साइन और tan दोनों की वैल्यू 0 होती है, 0 के करीब में होती है। इसके लिए क्या करते हैं, एक इनइक्वालिटी है, उसको मैं एस्टैब्लिश कर लेता हूं और फिर मैं उससे रिलेटेड कुछ बात बताऊं, जो कि पूरे पढ़ाई के दौरान बहुत काम का, लिमिट में तो कम है लेकिन बाकी में इसका लिमिटलेस यूज। देखिए ये आर रेडियस का सर्कल है, ठीक है। एक यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक रेडियल लाइन यहां से ड्रॉ करिए जो इस सर्कल को बी पर कट करती हुई जा रही है और टेंजेंट एट ए को सी पर कट कर, ठीक है। इस एंगल को मैं थीटा रेडियन कहता हूं, समझ गए। तब देखिए एक इनइक्वालिटी मैं लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी एंड इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी होगा। और जब थीटा 0 हो जाए तो उस केस में इक्वालिटी हो जाए। इक्वालिटी सिर्फ उसी केस में है जब थीटा 0 हो जाए, तब सब खत्म हो जाएगा, सब 0 0, है ना, तो उस केस में इक्वालिटी। अदरवाइज जब तक ये तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर बनते रहेगा तब तक इनइक्वालिटी यही है। सही बात है, सही है, एक और बता दीजिए। एक बार और बता, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, तो मैं ये बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर। देखिए ट्रायंगल ओएबी ये वाला है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी कहता है इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी, समझ गया। सेक्टर में कौन सा आएगा, ये कट पोर्शन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी से कम है कि नहीं है, देख के बताइए। सेक्टर में जी सर। ट्रायंगल के एरिया से जो खाली जो दिख रहा है बीच में, है ना, ए बी आर्क और इस ए बी कॉर्ड के बीच की जगह, समझ गए। उतना ऐड करेंगे तब जाकर के ट्रायंगल के एरिया में उतना खाली जगह ऐड करेंगे तो सेक्टर का एरिया आएगा। और इस सेक्टर का एरिया जो है ट्रायंगल ओएसी के एरिया से कम है, दिख रहा होगा, समझ गए। ठीक है, ये जो देख रहे हैं वही मैं लिख रहा हूं, ये कहीं अलग से नहीं। इक्वलिटी मैंने क्यों लगाया है, जब थीटा 0 हो जाए तो इक्वल हो जाए, वरना डिफरेंट। अब जरा देखिए, अब इस ट्रायंगल का एरिया मैं लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, इसको लिख लेंगे हाफ एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, हाफ ए क्रॉस बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहता है तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, हाफ ओ ए ओ बी एंड साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल मतलब साइन थीटा। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। जैसे लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए सेंट्रल एंगल 2 पाई हो तो एरिया ऑफ सेक्टर ये सेंट्रल एंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर में लिखता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, इफ सेंट्रल एंगल इज 2 पाई, एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी एरिया ऑफ इंटायर सर्कल। नहीं, थीटा जब 2 पाई हो जाए
तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया। इफ सेंट्रल एंगल इज यूनिट रेडियन देन एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, मतलब हाफ आर स्क्वायर। इफ सेंट्रल एंगल इज थीटा रेडियन देन एरिया ऑफ सेक्टर विल बी हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसी तरह से मान लीजिए नहीं आता है तो ऐसे करके लिख लीजिए। भाई जो सेंट्रल एंगल डिग्री में दिया हो तो क्या करेंगे, इफ सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री देन एरिया ऑफ सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो फॉर 1 डिग्री पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, फॉर थीटा डिग्री पाई आर स्क्वायर थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री। खत्म, किसी भी रटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। एरिया विल नॉट एब्रप्टली चेंज, सिस्टमेटिक चेंज होगा। तो यूनिट रेडियन कितना सेक्टर, कितने एरिया का सेक्टर एनक्लोज करता है वो निकाल लिया, और उसके लिए थीटा रेडियन कितना करेगा मल्टीप्लाई कर लिया। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा व्हिच इज एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, मेकिंग थीटा रेडियन एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। दिस इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी। अब जरा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी निकालने के लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस और इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इसका CA होगा और CA r tan थीटा है, क्योंकि tan थीटा विल बी AC अपॉन OA, है ना, tan थीटा विल बी AC अपॉन OA। तो AC इज OA tan थीटा, मतलब r tan थीटा। आ गया? इसका मतलब साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू tan थीटा। और ये किसके लिए होता है, जब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 0 से लेकर और π/2 के पहले तक, तभी। क्यों, जब थीटा लेस देन π/2 होगा तभी ये 3 ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा, वरना थीटा सोच करके देखिए, π/2 हो गया, है ना, π/2 भी हो गया, तो ये OA डैश के अलॉन्ग में हो जाएगा OB रे, और उस केस में A पर का टेंजेंट और OA डैश कभी मिल ही नहीं सकता, किसी कीमत में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब थीटा 0 से लेकर के π/2 के बीच में हो तो साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan थीटा। लेकिन जब 0 को भी इंक्लूड करना है तो इक्वालिटी ले लो, तो 0 पर सिर्फ इक्वालिटी है, अदर देन 0 इन बिटवीन 0 एंड π/2 साइन थीटा विल बी प्योरली लेस देन थीटा, थीटा विल बी लेस देन tan, तब इक्वालिटी को ड्रॉ कर। इस बात को समझ गए, बताइए। यस सर। समझ गया? चलिए अब एक और जरा देखते हैं, एक अब पिक्टोरियल भी, तो थियोरेटिकल हो गया, है ना, थियोरेटिकल एनालिसिस। अब एक पिक्टोरियल एनालिसिस देखते हैं क्या क्या है, और कुछ अच्छी बात लेने की कोशिश करते हैं इससे। ठीक है, अब तो 11th निकल चुका है, अब कंपटीशन के लिए पढ़ना है, तो उसमें सारे पहलू को देख करके चलना। देखिए साइन एक्स को प्लॉट करते हैं, कुछ इसी तरह का कर्व होगा अपना, है ना, साइन एक्स ये है, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स, और अब tan x प्लॉट करेंगे आप तो π/2 तक की मैं देखूं, है ना, और इधर माइनस। है ना, यही कुछ है, यही 3 कर्व आपका है। ये है y इक्वल टू tan x, ठीक, और ये वाला है आपका y इक्वल टू साइन x। ठीक है, तो अभी जो इनइक्वालिटी आपने लाया वो इस फिगर से भी जस्टिफाई हो रहा है। 0 से π/2 के बीच में देखिए, सबसे ऊपर 0 से π/2 के बीच में tan x है, उसके बीच में y इक्वल टू x है, और सबसे नीचे साइन x है। तो किसका ग्राफ सबसे नीचे होता है, यही हमने मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ 2 फंक्शंस में देखा था, कि जिसका ग्राफ सबसे नीचे है
इसका मतलब उसके y की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और हमने तीनों फंक्शन को y तो लिया है। तो जिसकी वैल्यू कम रही होगी sin x, x और tan x में से, उसका ग्राफ नीचे होगा, और जिसकी वैल्यू ऊपर ज्यादा होगी वो ऊपर रहेगा रिलेटिवली। तो देखिए 0 से π/2 के बीच में जो इनइक्वालिटी हमने थ्योरेटिकली डिराइव किया है, एग्जैक्टली वही यहाँ पर भी आ रहा है। sin x इज लेस देन x इज लेस देन tan x, ये सही बात है। sin x इज लेस देन x इज लेस देन tan x इन बिटवीन 0 एंड π/2, ठीक है। क्योंकि सबसे ऊपर tan x का ग्राफ है, बीच में y इक्वल टू x लाइन है, और सबसे नीचे sin x है, और x इक्वल टू 0 पर तीनों बराबर, 0 पर तीनों बराबर। अब यही मैं थीटा माइनस π/2 से 0 के बीच में, तो मैं लिख देता हूं इस ग्राफ को देखकर, सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? tan थीटा की होगी, और सबसे ज्यादा वैल्यू होगी sin थीटा की। sin थीटा विल बी मोर देन थीटा विल बी मोर देन tan थीटा, होगा? देख के बताइए। सबसे ऊपर साइन का ग्राफ है नेगेटिव साइड, माइनस π/2 से 0, Yes, sir. है ना। सबसे ऊपर sin x है, फिर y इक्वल टू x है, और सबसे नीचे tan x है। तो जो सबसे ऊपर है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, तो sin थीटा इज मोर देन थीटा इज मोर देन tan थीटा। ये माइनस π/2 से 0 के बीच की कहानी है। 0 से π/2 के बीच में ठीक रिवर्स है, ठीक रिवर्स है। अब जरा चलिए, अब जरा sin थीटा की एक्सक्लूसिव बात करते हैं, है ना। sin थीटा की बात करिए। देखिए tan थीटा तो भाई ऊपर नीचे करता रहता है, लेकिन sin थीटा देखिए वो चल पड़ा तो चल पड़ा, है ना। तो 0 से लेकर के π/2 तक जब sin थीटा की वैल्यू थीटा से कम है, sin x की वैल्यू x से कम है, तो π/2 के आगे कभी भी sin x x का मुकाबला कर सकता है? देख के बताइए। जब π/2 तक ये sin x x को नहीं पकड़ पाया, तो π/2 के आगे, π/2 मतलब 1.57, है ना। साइन की मैक्सिमम हैसियत ही 1 वैल्यू देने की, कहां से ले पाएगा? तो जब sin थीटा में इनइक्वालिटी लिखनी हो, तो आप लिखेंगे ठोक करके कि sin थीटा इज ऑलवेज इज लेस देन थीटा फॉर ऑल थीटा ग्रेटर देन 0। किसने कहा? तो हमने देखा है। 0 के आगे देखिए, sin थीटा, sin x का ग्राफ हमेशा नीचे है y इक्वल टू x के, है। दूसरी बात, sin थीटा इज ऑलवेज मोर देन थीटा फॉर ऑल थीटा लेस देन 0। ये भी ऑब्जर्वेशन है हमारा, है ना, किसी की कहीं सुनी ये बात नहीं है, हमने आंख से देखा, अपने आंख से देखा है कि sin x का ग्राफ ऊपर था, y इक्वल टू x लाइन नीचे था, तो sin थीटा इज मोर देन थीटा, ये सही बात है। और तीसरी सबको मिला करके कड़वी सच्चाई लिखता हूं, जिसका कि बार बार यूज होते रहता है, और ये आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं होता है तो लोग कुछ और टॉपिक सोचते रहते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू थीटा स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। इक्वालिटी मैंने किसके लिए लिया है? 0 के लिए, सिर्फ 0 पर इक्वालिटी, बाकी जगह पर प्योर इनइक्वालिटी। इसके पीछे वजह क्या है? तो देखिए sin x और sin x का जो ये है, sin x की वैल्यू जिस मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव वैल्यू है, एग्जैक्टली उसी मैग्नीट्यूड की इसके नेगेटिव वैल्यू भी है। तो दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर होने के बाद तो वैल्यू सेम आ जाएगी, चाहे 0 से 1 के बीच की वैल्यू हो या -1 से 0 के बीच की वैल्यू हो, दोनों का स्क्वायर 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो जब पॉजिटिव साइड में 0 से π/2 तक sin थीटा इज लेस देन थीटा, है ना, sin थीटा इज लेस देन थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा विल बी लेस देन थीटा स्क्वायर 0 से π/2 तक। नेगेटिव साइड में आएंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू तो वही है दोनों की, थीटा की भी और sin थीटा की भी, तो दोनों के स्क्वायर में इनइक्वालिटी तो वही होगी ना जो पॉजिटिव साइड में, कि स्क्वायर होने के बाद माइनस साइन तो गया, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इसीलिए sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू थीटा स्क्वायर एंड इक्वालिटी होल्ड्स ओनली एट थीटा इक्वल टू 0। समझ गए पूरा कंक्लूजन? इस कंक्लूजन को समझ गए? ये इतना जो मैंने लेफ्ट राइट साइड में लिखा है पूरा, तो ये sin स्क्वायर थीटा वाला में sin स्क्वायर थीटा वाला, sin थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में क्या है? 0 से 1 तक,
जी सर। -π/2 से 0 के बीच में क्या है, -1 से 0 तक, ठीक है। इन दोनों वैल्यू का जी। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर्ड वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। जी। 0 से π/2 के बीच के नंबर का स्क्वायर करें तो 0 से लेकर π²/4, -π/2 से 0 के बीच के नंबर का स्क्वायर करें तब भी 0 से लेकर के π²/4। तो साइन स्क्वायर थीटा और थीटा स्क्वायर जो वैल्यू रिलेटिवली देता है 0 से π/2 के बीच में, वही सारी वैल्यूज -π/2 से 0 के बीच में देगा, जी सर। ठीक है। तो जो इनइक्वालिटी होगी थीटा मोर देन 0 के लिए 0 से π/2 के बीच में, वही -π/2 से 0 के बीच में होगी, ठीक है। जी सर। तो जब π/2 तक वही इनइक्वालिटी है तो π/2 के आगे तो देख रहे हैं कि π/2 के आगे जो नंबर होगा 1.5 से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके आसपास भी साइन थीटा कभी जा सकता है, कभी नहीं जाएगा। जब थीटा लेस देन -π/2 हो जाए या थीटा मोर देन π/2 हो जाए तो उसका स्क्वायर क्या होगा, आप सोच सकते हैं ना कि 1.57 से बड़े मैग्नीट्यूड के नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो 2.2526 से बड़ी वैल्यू आएगी। और साइन स्क्वायर थीटा तो बहुत मुश्किल से, बहुत दम लगाएगा तो 1 हो सकता है। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू थीटा स्क्वायर फॉर ऑल थीटा। क्योंकि 0 से π/2 तक हमने टेस्ट किया, π/2 के बाद टेस्ट करना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, तो लोग हंसेगा, क्यों, तो साइन थीटा 1 से ज्यादा वैल्यू देता ही नहीं है और हमने 1.57 तक देख लिया, अब कितना देखूंगा, 1 तक ही देख करके छोड़ देता, नहीं, x = 1 तक देख करके छोड़ देता कि x = 1 पर sin 1 और 1 में क्या रिलेशन है। उसके आगे तो साइन की वैल्यू हमेशा कम ही होगी 1 से ना। जैसे ही x 1 से बढ़ाएंगे तो साइन थीटा कुछ भी दम लगा लेगा तो वहां तक नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये राइट हैंड में जो इनइक्वालिटी है ये किसी बुक में नहीं है या किसी और सिलेबस के अंदर में नहीं है, ये आपको लेकिन जानना है, इसको जानना है क्योंकि ये बराबर यूज होते रहता है जहां तक। ठीक, अब आइए, अब एक इससे रिलेटेड जो थ्योरम है जिसको कि सैंडविच थ्योरम कहते हैं, है ना, सैंडविच थ्योरम, उसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सैंडविच थ्योरम या स्क्विज थ्योरम, सैंडविच थ्योरम या स्क्विज थ्योरम, नाम से ही क्लियर है। जो सैंडविच का मतलब आपके नजर में है अभी तक, वही नजर यहां पर भी। इसका कहना यह है कि कोई 3 फंक्शन है जो इस तरह से प्लेस्ड है कि एक बीच वाला फंक्शन ऊपर और नीचे वाले फंक्शन के बीच में सैंडविच्ड है, ए से लेकर बी तक। ये y = fx है, ठीक है, ये y = hx है और ये y = gx है, ठीक है। तो fx इज सैंडविच्ड बिटवीन hx एंड gx, gx और hx के बीच में ये दबा हुआ है। सैंडविच वही कहते हैं ना, ब्रेड के बीच में कुछ चीज दबा दिया उसको सैंडविच कहते हैं। तो ऐसे ही fx जो है सैंडविच बना हुआ है gx और hx के बीच। तो इसका कहना यही है कि c पर बाय द वे gx की लिमिटिंग वैल्यू और hx की लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जाए तो fx की भी लिमिटिंग वैल्यू मजबूरन वही होगी। इसी थ्योरम को कहते हैं सैंडविच थ्योरम।